हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे नेपोलियन हिल की अमीरी की 13 सीआईओ के बारे में, जो असल में उनकी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच से ली गई है। ये 13 सीढ़ियां किसी वित्तीय योजना या निवेश गाइड नहीं है, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा है। एक इंसान के भीतर की वो कहानी जहां गरीबी की सोच से अमीरी की सोच तक का सफर दिखाया गया है। अगर हम इसे कहानी के रूप में समझे तो ये ऐसा है मानो एक साधारण इंसान जो सपने देखता है लेकिन हिम्मत हार चुका है, अचानक एक रास्ते पर चल पड़ता है जहां हर सीढ़ी उसे खुद के भीतर छिपी शक्ति का एहसास कराती है। दोस्तों, कहानी एक ऐसे युवक से शुरू होती है जो गरीबी में जन्मा है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? वो रोज देखता है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब। एक दिन वो खुद से सवाल करता है, अगर इंसान एक जैसा पैदा होता है तो कोई अमीर कैसे बनता है और कोई गरीब क्यों रह जाता है? यही सवाल उसे नेपोलियन हिल के रास्ते पर ले जाता है, जहां वो 13 सीढ़ियां चढ़कर जानता है कि अमीरी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहली सीढ़ी, डिजायर मतलब चाह की आग। शाम का वक्त था। गांव के ऊपर धूल से भरा आसमान धीरे धीरे लाल हो रहा था। एक पुराने रेडियो से गाना बज रहा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना। और उसी वक्त खेत के किनारे बैठा एक नौजवान लड़का आरव आसमान को देख रहा था, जैसे वहां उसके सारे जवाब छिपे हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो किसी सपने की नहीं बल्कि भूख की होती है। भूख कुछ बनने की, अपनी जिंदगी को बदल देने की। लेकिन उसके चारों ओर सिर्फ गरीबी थी, टूटी झोपड़ी, सूखे खेत और पिता की थकी हुई आंखें। माँ हर रात चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेंकती और आरव बाहर बैठा तारे गिनता, सोचता, क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक दिन गांव में शहर से एक आदमी आया, सूट पहने, कार में बैठा, हाथ में मोबाइल। वो अलग ही दुनिया का लग रहा था। आरव देर रात तक उसकी कार के पास खड़ा रहा, बस उस आत्मविश्वास को महसूस करता रहा जो उसके चेहरे पर था। वो खुद से बुदबुदाया, एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा। वो एक छोटा सा वाक्य था, पर उसी पल उसके भीतर एक चिंगारी जल चुकी थी। अगले दिन स्कूल की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उसके पन्ने पीले थे, पर हर शब्द जैसे आग से लिखा गया था। वो पहली पंक्ति पढ़ता है, दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। वो ठिठक जाता है, जैसे किसी ने सीधे उसके दिल पर चोट मारी हो, यानी शुरुआत चाह से होती है। उसने खुद से कहा। उसने किताब बंद की, सीने से लगाई और फुसफुसाया, अब मुझे रास्ता मिल गया। उस रात उसने अपनी डायरी में पहली बार लिखा, मैं अमीर बनूंगा। माँ ने पूछा, क्या लिख रहा है बेटा? वो बोला, अपनी तकदीर माँ। माँ मुस्कुराई, तकदीर कागज पर नहीं, मेहनत से बनती है। आरव बोला, हाँ माँ, लेकिन मेहनत तब तक बेकार है जब तक उसमें चाह की आग न हो। अब आरव की जिंदगी बदलने लगी। वो खेतों में काम करते हुए भी किताब पढ़ता, गन्ने के ढेर पर बैठकर सोचता, अगर मन में विश्वास हो तो क्या कुछ भी मुमकिन नहीं। वो हर रात डायरी में लिखता था, मैं अमीर बनूंगा, मैं अपने परिवार की गरीबी मिटाऊंगा। धीरे धीरे ये वाक्य उसके मन का हिस्सा बन गए। अब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी पहचान बन गए थे। गांव के लोग हंसते थे, कहते, देखो, गरीब लड़का करोड़पति बनने की बातें करता है। पर आरव मुस्कुरा देता। उसे अब दूसरों की हंसी नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि वो जान चुका था, जब चाह सच्ची होती है तो रास्ते खुद बनते हैं। एक दिन पिता ने कहा, किताबें पढ़ने से पेट नहीं भरता, खेत में आ। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरे गांव का पेट भर सके। पिता ने कुछ नहीं कहा, पर उस दिन से आरव ने ठान लिया, अब वो अपनी चाह को हकीकत में बदल कर दिखाएगा। नेपोलियन हिल की लाइन उसके जेहन में गूंजती रहती थी, वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स। उसने खुद से कहा,
तो मेरी चाह इतनी प्रबल होगी कि दुनिया को झुका दे। अब वो हर सुबह उठकर खुद से कहता, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं सक्षम हूं। धीरे धीरे उसका मन मानने लगा कि ये सच है, और जब मन मान जाता है तब हकीकत बदलने लगती है। एक दिन वो शहर गया, किताबों की दुकान पर पहुंचकर बोला, नेपोलियन हिल की और किताबें हैं। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये अमीरों की किताब है, तेरे जैसे गरीबों के लिए नहीं। आरव मुस्कुराया और बोला, तो अब ये मेरे जैसे लोगों के लिए ही है। वो बिना किताब लिए लौट आया, पर उस हंसी ने उसके भीतर आग और बढ़ा दी। रात को वो आसमान की ओर देखता और कहता, हे ऊपर वाले, मैं जानता हूं तू सुन रहा है, तू बस देखना, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। वो जानता था कि रास्ता लंबा होगा, लेकिन उसकी चाह अब अडिग थी। अब वो डरता नहीं था, क्योंकि उसके भीतर अब एक ज्वाला जल रही थी जो उसे हर हाल में आगे बढ़ाएगी। उसने अपनी झोपड़ी की दीवार पर लिखा, एवरीथिंग बिगिंस विद अ बर्निंग डिजायर। हर सुबह उस वाक्य को देखता और मन ही मन कहता, आज फिर शुरू करता हूं। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने लगा। उसकी चाल में ऊर्जा थी, उसकी आवाज में आग थी। गांव के लोग जो पहले हंसते थे, अब उसे गौर से देखने लगे थे। वो अब समझ चुका था कि गरीबी जेब में नहीं, सोच में होती है, और जिसने सोच बदल ली, उसने सब कुछ बदल लिया। वो सोचता, दुनिया में हर अमीर आदमी कभी एक सपना देखने वाला गरीब ही था। फर्क बस इतना था कि उसने अपनी चाह को बुझने नहीं दिया। रात गहराती गई, लेकिन उसके दिल में उजाला फैल गया। उसने अपनी डायरी बंद करते हुए लिखा, अब यह चाह सिर्फ एक सपना नहीं, यह मेरी तकदीर है। धीरे से उसकी आवाज नरेशन में गूंजती है। वो रात थी जब एक गरीब लड़के ने अपने भीतर अमीरी की आग जलाई थी, वो आग जिसे अब कोई बुझा नहीं सकता था। यही थी नेपोलियन हिल की पहली सीढ़ी, चाह की आग। दूसरी सीढ़ी, फेथ यानी यकीन की ताकत। रात का अंधेरा धीरे धीरे मिट रहा था। पहाड़ों के पीछे से सूरज की सुनहरी किरणें झांक रही थीं, लेकिन आरव के दिल में अब भी एक बेचैनी थी। उसने अपने सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, नींद, आराम, रिश्ते, लेकिन मंजिल अब भी दूर थी। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, वही पेड़ जहां उसने पहली बार अपने सपने को शब्दों में बोला था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके सीने में आग जल रही थी। वो खुद से बुदबुदाया, क्या मेरी चाह काफी नहीं थी? क्या मैं बस सपने देखता रह जाऊंगा? उसके अंदर एक अजीब सा डर पल रहा था, अगर मैं असफल हो गया तो। और तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो, आरव, चाह तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे हकीकत बनाने की ताकत तुम्हारे यकीन में है। वो चौंक गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर वो आवाज उसकी आत्मा से उठी थी। वो वही पल था जब उसकी फेथ जाग रही थी। आरव ने आंखें बंद कीं और अपने बीते दिनों को याद किया। कितनी बार उसने किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए मेहनत की थी। कितनी बार वो गिरा और फिर उठा। हर बार एक छोटी सी उम्मीद उसे थाम लेती थी। यकीन, उसने खुद से कहा, शायद यही वो चीज है जो मुझे अब तक समझ नहीं आई थी। वो घर लौटा, अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसे वो महीनों से नहीं खोला था। पहले पन्ने पर उसने लिखा, आज से मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं विश्वास रखूंगा कि मैं कर सकता हूं। उसके बाद उसने हर सुबह, हर रात एक काम शुरू किया। वो अपनी आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और मन ही मन खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। शुरू में उसे झूठा लगा, जैसे वो खुद को धोखा दे रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वो शब्द हकीकत की तरह लगने लगे। हर बार जब वो यह दोहराता, उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठती। वो खुद को पहले से ज्यादा सक्षम महसूस करने लगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। और सच में आरव के लिए यही शुरुआत थी। अब जब कोई उसे कहता, तू नहीं कर पाएगा, वो बस मुस्कुरा देता और जवाब में सोचता, मैं पहले ही कर चुका हूं, बस दुनिया को दिखाना बाकी है।
वो दिन रात अपने काम में लग गया। हर असफलता को वो सबक की तरह लेने लगा, हर ताने को प्रेरणा में बदल दिया। वो मान चुका था कि उसके अंदर कुछ है, एक ऐसी ताकत जो तब तक हार नहीं मानती जब तक जीत हासिल न हो जाए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक छोटे से प्रोजेक्ट ने उसे पहचान दिलाई। लोग अब उसे अलग नजरों से देखने लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा आरव खुद को अलग नजरों से देखने लगा था। अब वो खुद पर भरोसा करता था, और यही भरोसा उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। वो जान गया था कि यकीन सिर्फ भगवान या किस्मत में नहीं, बल्कि खुद के भीतर होना चाहिए। अगर तुम खुद पर यकीन रखो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे यकीन के आगे झुक जाता है। उस रात वो फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठा था, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझे अब पता है कि जब मेरा यकीन मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। धीरे धीरे आसमान में तारे चमकने लगे, और आरव की आंखों में भी वही चमक लौट आई थी, जो तब खो गई थी जब उसने खुद पर शक किया था। अब उसकी चाह को दिशा मिल चुकी थी, फेथ की दिशा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यकीन के बाद आता है वो पल जब ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों को सुनने लगता है, जहां विचार असलियत में बदलने लगते हैं। अब वक्त था तीसरी सीढ़ी का, ऑटो सजेशन, जहां सोच बनती है किस्मत की पहली लकीर। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली सीढ़ी की ओर, जहां इंसान अपनी सोच से अपने भाग्य की दिशा बदलना सीखता है। तीसरी सीढ़ी, ऑटो सजेशन यानी आत्मसंकेत की कला। रात के सन्नाटे में खिड़की के बाहर हवा बह रही थी, कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, और आरव अपने डेस्क पर बैठा एक पुराना नोटबुक खोले हुए था। उसके सामने दीवार पर एक छोटा सा कागज चिपका था, जिस पर लिखा था, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और मैं जरूर कर दिखाऊंगा। वो रोज इसे पढ़ता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वो इसे महसूस कर रहा था। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve। और अब आरव यह समझने लगा था कि यकीन के बाद जो चीज सबसे जरूरी है, वो है अपने दिमाग को खुद के यकीन से भर देना। हर सुबह जब वो आईने में खुद को देखता, वो खुद से बात करता, आरव, तेरा वक्त आएगा, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, हर कदम, हर कोशिश तुझे मंजिल के करीब ले जा रही है। शुरू में उसे अजीब लगता था, जैसे वो किसी और से बात कर रहा हो, पर धीरे धीरे वही आवाज उसकी अपनी बन गई। हर बार जब वो खुद से यह बातें करता, उसके भीतर की शंका थोड़ी और मिट जाती। वो अपने सपनों की तस्वीर मन में बनाने लगा, अपने छोटे से ऑफिस की कल्पना करता, जहां लोग उसकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट उसके काम की तारीफ कर रहे हैं, और उसकी मां की आंखों में वो चमक है जो उसने बचपन में देखी थी। हर दिन वो इन सब दृश्यों को आंख बंद करके जीता था। वो सिर्फ सोचता नहीं था, वो महसूस करता था जैसे ये सब अभी हो रहा हो, और यही थी उसकी आत्मसंकेत की कला। कभी कभी उसे लगता ये सब कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वो यह प्रक्रिया दोहराता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसकी सोच, उसकी ऊर्जा, और सबसे बढ़कर उसका रवैया। अब जब कोई बाधा आती, तो उसका मन कहता, यह भी एक कदम है, रास्ते का हिस्सा, न कि मैं नहीं कर सकता। वो अपने दोस्तों से कहता, जानते हो, हमारे शब्द ही हमारे भाग्य का नक्शा बनाते हैं। अगर हम खुद को बार बार कहें कि हम नहीं कर सकते, तो हमारा मन उसी पर यकीन करने लगता है। लेकिन अगर हम खुद को रोज यह कहें कि हम कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड भी यही मानने लगता है। धीरे धीरे यह कला उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह उठते ही वो अपनी नोटबुक में लिखता, आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मैं सफलता के और करीब हूं, हर मुश्किल मेरे लिए एक अवसर है। उसकी जिंदगी में चमत्कार छोटे छोटे रूप में आने लगे। जहां पहले दरवाजे बंद होते थे, वहां अब मौके दिखने लगे। जहां लोग मना करते थे, अब वही मदद के लिए आगे आने लगे। एक दिन जब वो ट्रेन में सफर कर रहा था, उसकी मुलाकात एक ऐसे बिजनेसमैन से हुई जिसने बाद में उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट दिया। वो मुस्कुरा उठा, क्या यह संयोग है या मेरे विचारों का परिणाम? वो जान चुका था ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यह वही था जो वह रोज अपने मन में दोहराता था।
वो ऑटोसजेशन जो उसने अपने भीतर बोई थी अब वास्तविकता बनकर लौट रही थी। रात को जब वो घर लौटा तो अपनी नोटबुक खोलकर उसने लिखा, आज मैंने सीखा, जो मैं अपने मन में बोता हूं वही मेरी जिंदगी में उगता है। अगर मैं डर बोऊंगा तो डर उगेगा, अगर मैं भरोसा बोऊंगा तो सफलता खिल उठेगी। वो मुस्कुराया। उसे अब समझ आ चुका था कि फेथ ने उसे चलना सिखाया और ऑटोसजेशन उसे उड़ना सिखा रहा था। अब वो हर रात अपने सपने को दोहराता, हर सुबह उसे महसूस करता और हर दिन उसके लिए कदम उठाता। और यही प्रक्रिया उसकी सोच को, उसके जीवन को और उसकी हकीकत को धीरे धीरे बदल रही थी। वो अब किसी के कहने से नहीं, खुद के कहने से प्रेरित होता था। वो अब बाहरी तालियों का इंतजार नहीं करता था, क्योंकि उसकी आत्मा खुद हर दिन उसे तालियां दे रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जब विचारों की ताकत इतनी गहरी हो जाए तो इंसान अपने दिमाग की छिपी हुई शक्ति को महसूस करने लगता है, वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती है। अब वक्त था अगली सीढ़ी का, जहां सपने और हकीकत के बीच की दीवार गिरने लगती है। चौथी सीढ़ी, दी सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति। रात गहरी थी, कमरे में बस घड़ी की टिक टिक की आवाज थी और खिड़की से आती हल्की चांदनी। आरव बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वो सोच रहा था, कितनी बार मैंने किसी चीज के बारे में सोचा और कुछ दिनों में वही सच हो गया। क्या ये महज इत्तेफाक है या मेरे भीतर कोई ऐसी ताकत है जो इन सब को घटित करती है? धीरे धीरे वो अपने ही विचारों की गहराई में उतरने लगा। नेपोलियन हिल की किताब में उसने पढ़ा था, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट टू ट्रांसलेट योर थॉट्स इनटू रियलिटी। वो वाक्य उसके मन में गूंजता रहा। वो उठा, अपनी नोटबुक खोली और लिखा, मेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हर वो चीज मुझ तक लाती है जिस पर मैं लगातार सोचता हूं। उसे याद आया, जब उसने पहली बार उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था तो दिन रात उसके बारे में विचार करता रहा था। वो सोते जागते उसी की कल्पना करता था और फिर संयोग से उस बिजनेसमैन से मुलाकात हो गई थी। अब उसे समझ आया, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह उसके अवचेतन मन की शक्ति थी। वो अब हर दिन अपने विचारों के साथ अधिक सतर्क रहने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था, जो कुछ भी वो बार बार सोचता है वो उसी दिशा में बढ़ता जाता है। अगर वह डरता है तो डर बढ़ता है, अगर वह भरोसा करता है तो मौके बढ़ते हैं। उसने अपने भीतर की भाषा बदलने का फैसला किया। अब वह खुद से नहीं कहता, मैं कर पाऊंगा या नहीं। वो कहता, मैं कर चुका हूं, बस समय को पकड़ना बाकी है। धीरे धीरे उसकी रातें मेडिटेशन में बदल गईं। वो आंखें बंद करके गहरी सांसें लेता और खुद को अपने लक्ष्य के बीच देखता। वो पल जब उसका सपना सच हो चुका होता, वो उस खुशी को महसूस करता, उस माहौल को सुनता, यहां तक कि अपने भविष्य के ऑफिस की खुशबू तक कल्पना करता। वो अपने अवचेतन मन को सिखा रहा था कि यह सब पहले से ही उसका है। और उसका दिमाग, जो हर बात को सच मान लेता है, धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगा। एक सुबह जब वह उठा तो उसे भीतर एक अनोखी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। अब वो भाग्य का इंतजार नहीं कर रहा था, वो खुद अपनी किस्मत गढ़ रहा था। वो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने लगा। वो जिनसे पहले डरता था, अब वही उसकी दिनचर्या बन गए। वो अपने डर पर नहीं, अपने उद्देश्य पर ध्यान देने लगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड डजंट रीजन, इट एक्सेप्ट्स व्हाटएवर यू फीड इट। आरव ने इसे सच में अनुभव किया। वो समझ चुका था कि अगर उसने अपने मन में नकारात्मकता भरी तो उसका मन वही लौटाएगा, लेकिन अगर उसने विश्वास, आशा और सकारात्मक विचार भरे तो वही उसके आसपास की दुनिया में भी दिखने लगेगा। अब जब भी वो किसी नई चुनौती का सामना करता तो वो पहले अपने भीतर की आवाज को शांत करता। वो खुद से कहता, मेरा अवचेतन मन मेरे पक्ष में है, मैं हर परिस्थिति में सही रास्ता खोज लूंगा। और सचमुच जैसे जैसे वो यह दोहराता, उसे समाधान खुद ब खुद मिलने लगे। जिन दिक्कतों में वो पहले उलझ जाता था, अब वे खुद सुलझती नजर आने लगीं। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, अब तू पहले से अलग लगता है,
तेरे चेहरे पर एक अजीब सुकून है। आरव मुस्कुराया और बोला, शायद अब मैं अपने मन के साथ लड़ना छोड़ चुका हूं मां। अब वो मेरा साथी बन चुका है। वो जान गया था। फेथ ने उसे यकीन सिखाया, ऑटो सजेशन ने उसे सोच की दिशा दी, और अब सबकॉन्शियस माइंड ने उसे खुद से मिलवा दिया था। अब उसका हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक बीज बन चुका था जो उसके जीवन की मिट्टी में रोपा जा चुका था, और ब्रह्मांड उन बीजों को हकीकत में बदलने में जुटा था। रात को जब वो फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा तो आसमान की ओर देखकर बोला, अब मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली जादू तो मेरे भीतर ही है। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये अवचेतन मन सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए दूसरों के मनों से जुड़ने लगता है। अब वक्त है अगली सीढ़ी का, जहां इंसान अपनी सोच से दुनिया को गढ़ना सीखता है। 5वीं सीढ़ी, इमेजिनेशन यानी कल्पना की शक्ति। रात का सन्नाटा था। शहर की हलचल थम चुकी थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने खाली दीवार, हाथ में पेन और आंखों में अनगिनत सपने। कई दिनों से उसका मन एक ही सवाल पूछ रहा था, मैं जो चाहता हूं उसे कैसे बनाऊं। फेथ ने उसे यकीन दिया था, ऑटो सजेशन ने सोच की दिशा दी थी, सबकॉन्शियस माइंड ने भीतर की शक्ति को जगाया था। अब वक्त था उस शक्ति को रूप देने का। कल्पना के जरिए वो अपनी डायरी खोलता है और उसमें लिखता है, हर बड़ी चीज पहले दिमाग में बनती है, फिर दुनिया में। नेपोलियन हिल ने कहा था, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। और आज आरव उसी वर्कशॉप में बैठा था, अपने मन की प्रयोगशाला में। वो आंखें बंद करता है और सोचने लगता है, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ पैसा नहीं कमाएगी बल्कि लोगों के सपनों को जोड़ देगी। वो एक छोटा ऑफिस देखता है, दीवारों पर रंगीन विचारों के पोस्टर, कर्मचारी हंसते हुए अपने काम में डूबे हुए, और वो खुद कमरे के बीचों बीच, कंधों पर जिम्मेदारी और दिल में एक संतोष भरी मुस्कान। वो आंखें खोलता है, कमरा वही है, लेकिन अब उसके भीतर की दुनिया बदल चुकी है। उसकी कल्पना इतनी गहरी थी कि उसे यकीन होने लगा, यह सपना नहीं, यह भविष्य है जो धीरे धीरे आकार ले रहा है। उस दिन से उसने हर दिन कुछ नया सोचना शुरू किया। वो अपने प्रोजेक्ट्स की नई दिशाएं गढ़ता, नए तरीकों की कल्पना करता। कई बार उसके साथी कहते, आरव, ये तो नामुमकिन है। वो मुस्कुरा देता और कहता, नामुमकिन, ये शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कल्पना छोटी होती है। धीरे धीरे उसके विचार साकार रूप लेने लगे। जो बातें पहले बस कागज पर थीं, अब वे उसके जीवन में उतर रही थीं। वो जो सोचता, उसी से नए मौके, नए लोग और नई परिस्थितियां उभरने लगती। नेपोलियन हिल कहते हैं, द इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप वेयर इन आर फैशन्ड ऑल प्लान्स क्रिएटेड बाय मैन। और आरव ने यह सच अपने जीवन में महसूस किया। एक शाम जब वो पार्क में टहल रहा था तो उसके मन में एक विचार आया, एक ऐप जो छोटे कारोबारियों को अपने बिजनेस को डिजिटल बना सके। वो घर लौटा, उस विचार को डायरी में लिखा और अगले ही दिन उस पर काम शुरू कर दिया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन विचार था। उसके पास टीम नहीं थी, लेकिन जुनून था। वो कहता, अगर मैं इसे अपने मन में बना सकता हूं तो मैं इसे दुनिया में भी बना सकता हूं। वो दिन रात उस पर काम करता रहा। जहां दूसरे लोग अगर में उलझे थे, वो कब की सोच में आगे बढ़ रहा था, और कुछ महीनों में उसका ऐप तैयार था। यह वही विचार था जो बरसों पहले उसके दिमाग की एक चमक भर था, लेकिन आज वो दूसरों के काम आ रहा था। उसने सीखा, कल्पना सिर्फ सोच नहीं होती, यह ब्रह्मांड से जुड़ने का एक पुल है। जो तुम सोचते हो वो कहीं न कहीं किसी और के जीवन को भी छूता है। अब आरव की आंखों में एक नई चमक थी। वो समझ चुका था कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत या यकीन काफी नहीं। तुम्हें पहले अपने सपनों को देखना, महसूस करना और जीना होता है। वो कहता था, जो लोग अपनी कल्पना से डरते हैं वो अपनी जिंदगी को दूसरों की हकीकत में खो देते हैं। अब उसके भीतर की सीमाएं टूट चुकी थीं। वो जान गया था कि कल्पना ही असंभव को संभव में बदलती है। वो अब हर समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखता था, जैसे उसका मन अब केवल सोचता नहीं, सृजन करता था।
उस रात जब वो फिर से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा तो आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद उस शक्ति को जिसने मुझे दिखाया मैं सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं, मैं एक रचयिता हूं। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में वही चमक थी जो उन लोगों की होती है जो अपने सपनों को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन कल्पना तभी ताकतवर होती है जब उसे सही योजना और क्रियान्वयन का सहारा मिले, क्योंकि बिना प्लान के सपना बस एक ख्वाब रह जाता है। अब वक्त था अगली सीढ़ी का, जहां सोच को हकीकत में बदलने का खाका तैयार होता है। 6वीं सीढ़ी, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना की शक्ति। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई, आरव अपनी मेज पर झुका हुआ था। उसकी आंखों में रात भर की जागरण की थकान थी, लेकिन चेहरे पर चमक थी, एक नई समझ की। वो धीरे से बुदबुदाया, सपना तभी उड़ता है जब उसके पंख योजना से बने हों। पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी कल्पना को हकीकत में बदलना शुरू किया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ, अगर उसने अपने विचारों को दिशा नहीं दी तो वे बस सपनों की धुंध बनकर बिखर जाएंगे। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, कल्पना आग है और योजना उसका ईंधन। वो अब हर छोटे कदम की योजना बनाने लगा। सुबह 6 बजे उठना, 2 घंटे अपने प्रोजेक्ट पर काम करना, हर हफ्ते अपनी टीम से विचार विमर्श करना, हर महीने नए लक्ष्य तय करना। पहले जहां वो सोचता था कभी कर लूंगा, अब वो लिखता था, इस दिन इस वक्त करूंगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू मस्ट हैव अ डेफिनेट प्लान बैक्ड बाय परसिस्टेंस टू टर्न डिजायर इनटू रियलिटी। और यही आरव ने सीखा था। बिना योजना सपने सिर्फ चाहत बनकर रह जाते हैं। वो समझ गया था कि फेथ और इमेजिनेशन उसे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ही उसे मंजिल तक पहुंचाएगी। उसने अपने 4 दोस्तों की एक टीम बनाई। वो सब अलग अलग सोच वाले लोग थे, लेकिन उनके दिलों में एक ही आग थी, कुछ बड़ा करने की। आरव ने कहा, हम सब मिलकर कुछ ऐसा बनाएंगे जो लोगों की जिंदगी आसान कर दे। शुरू में सब हंसे, हमारे पास न पैसा है न संसाधन। आरव ने मुस्कुराकर कहा, संसाधन बाद में आते हैं, दिशा पहले तय होती है। उन्होंने बैठकर हर चीज की प्लानिंग शुरू की, कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। हर मीटिंग में नए विचार, नई रणनीतियां और नए सपने जुड़ते गए। धीरे धीरे उनकी योजना का आकार बनने लगा। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का रोड मैप बनाया। पहले हफ्ते शोध, दूसरे हफ्ते डेमो, तीसरे में फीडबैक और चौथे में लॉन्च की तैयारी। अब उनका सपना सिर्फ बातों में नहीं, कागजों, योजनाओं और समय सीमा में बदल गया था। वो रात को जब सब सो जाते, आरव एक एक पॉइंट पर काम करता। वो जानता था, हर बड़ी सफलता 1000 छोटे कदमों से बनती है। उसके भीतर अब एक अजीब सा आत्मविश्वास था, क्योंकि अब उसे पता था कि उसका हर दिन, हर घंटा उसकी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो इंडिविजुअल हैज एवर अचीव्ड सक्सेस विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स। और आरव ने इसे सच में महसूस किया। जहां पहले वो सब कुछ अकेले करना चाहता था, अब उसने सीखा था कि योजना तभी सफल होती है जब उसमें दूसरों की ताकतें भी जुड़े। उसकी टीम अब उसके परिवार जैसी बन गई थी। हर असफल कोशिश के बाद वो सब मिलकर बैठते और पूछते, हम कहाँ चूके और अब कैसे बेहतर कर सकते हैं। किसी पर दोष नहीं, बस समाधान पर फोकस। उनकी यह संगठित सोच धीरे धीरे रंग लाने लगी। उनका ऐप अब बीटा टेस्टिंग में था और कुछ स्थानीय दुकानदारों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फीडबैक आने लगा, ये बहुत मददगार है। वो सब उछल पड़े जैसे कोई सपना सच हो गया हो। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब समझ आया, सफलता अचानक नहीं मिलती, वो योजना के हर छोटे हिस्से में छिपी होती है। अब उसकी जिंदगी में एक तालमेल था, विचार, योजना और कर्म का। हर रात वो अपने दिन की समीक्षा करता, देखता कि उसने क्या किया और क्या बाकी है। धीरे धीरे उसकी योजनाएं आदत में बदल गईं और आदतें उसकी सफलता की सीढ़ियां बन गईं। वो जान गया था, फेथ ने उसे यकीन दिया, इमेजिनेशन ने उसे सपना दिया, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ने उसे दिशा और नियंत्रण दिया।
अब वो खुद से कहता, अगर मैंने चाहा तो कर लूंगा, यह सोच है। लेकिन अगर मैंने चाहा और योजना बनाई तो अब दुनिया भी मुझे रोक नहीं सकती, यह यकीन है। उस रात जब वो फिर से बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो हवा धीरे धीरे चल रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, अब मेरा सपना बस एक ख्वाब नहीं, अब वो एक ब्लूप्रिंट है जो धीरे धीरे जिंदगी में बन रहा है। लेकिन जिंदगी हमेशा योजनाओं के मुताबिक नहीं चलती। कभी कभी रास्ते में ऐसी रुकावटें आती है जो इंसान के विश्वास को हिला देती है, और तब असली कसौटी शुरू होती है, परसिस्टेंस की, यानी डटे रहने की ताकत की। अब वक्त था अगली सीढ़ी का, जहां मंजिल उन्हीं की होती है जो हार मानना भूल जाते हैं। 7वीं सीढ़ी, परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता की ताकत। बरसात की रात थी। खिड़की पर लगातार गिरती बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। टेबल पर रखे कुछ कागज बिखरे पड़े थे, अधूरी योजनाएं, अधूरे सपने। आरव कुर्सी पर झुका बैठा था, आंखों में थकान थी और दिल में निराशा का सागर। 3 महीने से लगातार मेहनत कर रहा था वो, हर कदम सोचा, हर योजना बनाई, लेकिन अब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। उसका ऐप जिस पर वो और उसकी टीम दिन रात काम कर रहे थे, मार्केट में उतना असर नहीं दिखा पाया जितनी उम्मीद थी। फंडिंग रुक गई थी, निवेशकों ने हाथ पीछे खींच लिए थे और उसकी टीम के 2 साथी छोड़कर जा चुके थे। उसने सिर पकड़ लिया, धीरे से बुदबुदाया, शायद मैंने गलत सपना देखा था। उसी वक्त उसके फोन पर एक पुराना नोटिफिकेशन आया, नेपोलियन हिल की किताब का एक कोट जो उसने कभी सेव किया था, परसिस्टेंस इज टू सक्सेस व्हाट कार्बन इज टू स्टील। उसने कुछ पल तक उस लाइन को घूरा और उसकी आंखों में जैसे कोई चिंगारी दोबारा जल उठी। वो उठा, बरगद के पेड़ की ओर चला गया, वही जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस भीगते अंधेरे में भी वो खुद से फुसफुसाया, अगर मैं यहां तक आ सकता हूं तो आगे भी जा सकता हूं, रुकना नहीं है। अगले ही दिन उसने फिर से काम शुरू किया। टीम में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, लेकिन उनमें जोश पहले से 2 गुना था। उन्होंने अपनी गलतियां देखीं, उन्हें सुधारा और ऐप को नए सिरे से डिजाइन किया। हर असफलता अब उनके लिए सबक बन चुकी थी। आरव कहता, असफलता हमें रोकने नहीं आई, बल्कि सिखाने आई है कि क्या नहीं करना है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वो सब फिर उठने लगे। आरव अब जानता था कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा, उबड़-खाबड़ और दर्द से भरा होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मोस्ट पीपल गिव अप जस्ट 3 feet फ्रॉम गोल्ड। और आरव ने ठान लिया था कि वो उन लोगों में नहीं होगा जो सोने की खान के ठीक पहले हार मान लेते हैं। हर सुबह वो अपने आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, मैं रुकूंगा नहीं, मैं डटकर खड़ा रहूंगा जब तक जीत मेरी न हो। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। एक दिन उन्हें एक स्थानीय व्यापार सम्मेलन में अपने ऐप को दिखाने का मौका मिला। वो छोटा मौका था, लेकिन आरव ने पूरी तैयारी की। उसने अपनी प्रस्तुति रातों तक बैठकर दोबारा लिखी, हर स्लाइड, हर शब्द में अपना जुनून डाल दिया। कॉन्फ्रेंस के दिन जब वो मंच पर पहुंचा, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी नजरों में एक अडिग चमक थी। उसने कहा, हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक सपना है उन छोटे दुकानदारों के लिए जिनके पास बड़ा बनने का मौका नहीं था। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर छोटा व्यवसाय बड़ा न बन जाए। हॉल में सन्नाटा था और फिर धीरे धीरे तालियां गूंज उठीं। कई निवेशकों ने उस दिन उनसे संपर्क किया। वो छोटा सा मौका अब एक नई शुरुआत बन गया। वो दिन आरव कभी नहीं भूल सका, क्योंकि उसी दिन उसे समझ आया कि परसिस्टेंस का मतलब क्या है। परसिस्टेंस का मतलब है थककर भी चलना, टूटकर भी संभलना और हार के बाद भी मुस्कुराना। अब उसकी टीम फिर से पूरी थी, नई ऊर्जा, नया जोश और सबसे बढ़कर अटूट विश्वास। उन्होंने अगले कुछ महीनों में ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया और इस बार लोगों ने उसे खुले दिल से अपनाया। पहली बार आरव के चेहरे पर सच्ची राहत थी। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा,
आंखें बंद करके बोला, धन्यवाद जिंदगी, तूने जितनी ठोकरें दी उतना ही मजबूत बना दिया। अब उसे पता था कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि 1000 बार गिरकर उठने की हिम्मत चाहिए। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस तभी काम करती है जब आपके अंदर एक मास्टरमाइंड टीम हो जो आपके विजन को साझा करे। अब आरव के सामने थी अगली सीढ़ी, जहां एक व्यक्ति का सपना कई दिमागों की ताकत से हकीकत बन जाता है। 8वीं सीढ़ी, द मास्टरमाइंड, मतलब सामूहिक बुद्धि की शक्ति। शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। आरव अपनी टीम के साथ उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, वही जगह जहां उसकी हर सोच ने जन्म लिया था। अब उसके साथ 5 लोग थे। हर एक की आंखों में चमक थी, लेकिन सोच अलग अलग थी। कोई तकनीक में माहिर था, कोई डिजाइन में, कोई मार्केटिंग में और कोई लोगों के दिलों को समझने में। आरव ने धीरे से कहा, हम सब अलग हैं, लेकिन मंजिल हमारी एक है। अगर हम सब अपने दिमाग और दिल को एक दिशा में जोड़ दें, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। उसी वक्त उसे याद आया, नेपोलियन हिल ने लिखा था, No two minds ever come together without thereby creating a third, invisible force, which can be likened to a third mind, the mastermind. यानी जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के साथ मिलकर सोचते हैं, तो एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है, जो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। आरव अब उस शक्ति को महसूस कर रहा था। हर मीटिंग में जब वो सब मिलकर विचार करते, तो एक जादू सा होता। किसी के दिमाग में जो अधूरी सोच होती, दूसरा उसे पूरा कर देता। कभी कोई तकनीकी समस्या आती, तो टीम का कोई सदस्य ऐसा समाधान देता जो आरव ने कभी सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे उनका ग्रुप सिर्फ एक टीम नहीं रहा, वो एक मास्टरमाइंड अलायंस बन गया था, जहां हर इंसान अपनी ऊर्जा और ज्ञान एक साझा मकसद में झोंक रहा था। एक दिन आरव ने सबको बुलाया और कहा, आज हम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर नहीं, अपने आप पर काम करेंगे। हम सब अपने विजन को एक जैसा महसूस करेंगे। उन्होंने आंखें बंद कीं और 1 मिनट तक सिर्फ अपने सपने को कल्पना में देखा। दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान, लोगों की जिंदगी आसान। उनका ऐप लोगों के रोजमर्रा का साथी बन गया था। जब सबने आंखें खोली, तो कमरे में अजीब सी ऊर्जा फैल गई थी, एक साझा जोश, एक साझा विश्वास। आरव ने कहा, यही है मास्टरमाइंड की ताकत। जब कई लोग एक दिल से सोचते हैं, तो ब्रह्मांड भी उनकी मदद करता है। उस दिन से उनकी मीटिंग्स सिर्फ चर्चा नहीं रही, बल्कि प्रेरणा बन गईं। हर व्यक्ति एक दूसरे की कमजोरी को ढकता, हर हार के बाद एक दूसरे को उठाता। अब ये मैं और तुम नहीं, बल्कि हम की कहानी बन चुकी थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कैन गिव यू एक्सेस टू नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एनर्जी फार बियॉन्ड योर ओन। और आरव ने इसे जी लिया था। वो जान गया था कि उसकी सीमाएं वहीं खत्म होती है, जहां दूसरों की ताकतें शुरू होती है। एक दिन एक बड़ी चुनौती आई। उनका ऐप अचानक क्रैश हो गया और कई यूजर्स नाराज होने लगे। टीम में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन इस बार किसी ने हार नहीं मानी। सबने एक साथ काम किया, रात भर कोड ठीक किए, सर्वर अपडेट किए और सुबह तक सब कुछ फिर चल पड़ा। जब सूरज उगा, तो थके हुए लेकिन मुस्कुराते चेहरों पर गर्व था। आरव ने कहा, देखा, ये है मास्टरमाइंड की असली शक्ति। अकेला मैं होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन साथ में हम अजेय हैं। वो दिन उनकी टीम के लिए मील का पत्थर बन गया। अब वो सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं रहे, बल्कि एक आंदोलन बन गए थे, जहां हर सदस्य अपनी भूमिका को मिशन समझता था। धीरे धीरे उनका ऐप शहर से बाहर भी फैलने लगा। नए साझेदार जुड़े, नए अवसर आए और हर नए इंसान के साथ वो मास्टरमाइंड सर्कल और बड़ा होता गया। आरव अब जानता था, वो जो पहले सोचता था कि सफलता व्यक्तिगत है, दरअसल वो साझा प्रयास का परिणाम है। वो मुस्कुराकर बोला,
जब हम सब मिलकर सपने देखते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे साथ सपने देखता है। बरगद के पेड़ के नीचे अब सन्नाटा नहीं था। वहां अब हंसी, विचारों की आवाज और उम्मीद गूंज रही थी। हर चेहरे पर वही चमक थी जो एक साझा विश्वास से आती है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ टीम होना काफी नहीं, आपको अपनी सेक्स एनर्जी को भी सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। अब आरव की यात्रा उसे ले जा रही थी, अगली सीढ़ी की ओर, जहां इंसान अपनी भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा को अद्भुत उत्पादकता में बदलना सीखता है। 9वीं सीढ़ी, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, मतलब रचनात्मक ऊर्जा का रूपांतरण। बहुत खूबसूरत। अब आरव की यात्रा उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तब जन्म लेती है जब उसकी भावनाएं और रचनात्मकता एक हो जाती है। आइए महसूस करें। सीढ़ी 9, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, रचनात्मक ऊर्जा का रूपांतरण। लगभग 1000 शब्दों में एक इमोशनल और सिनेमैटिक नैरेटिव। रात के सन्नाटे में शहर सो चुका था, पर आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी छत पर टहल रहा था। सामने आसमान में टिमटिमाते तारे थे, जैसे हर तारा उसे कुछ कह रहा हो। पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी एक तूफान से गुजर रही थी। काम, सफलता, लोगों की उम्मीदें और भीतर की बेचैनी, हर वक्त कुछ न कुछ करने की दौड़। लेकिन इन सब के बीच वो खुद को खोता जा रहा था। उसे याद आया नेपोलियन हिल का वो वाक्य, द इमोशन ऑफ सेक्स इज एन इरेजिस्टिबल फोर्स ऑफ लाइफ। व्हेन ट्रांसम्यूटेड इट बिकम्स द मोस्ट क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एनर्जी। आरव ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ट्रांसम्यूटेशन आखिर है क्या। क्या इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना है या उन्हें किसी नई दिशा में मोड़ना। अगले दिन उसने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया। वो बैठा, आंखें बंद की और महसूस किया, वो जो भी करता है उसके पीछे एक ही शक्ति काम करती है, एनर्जी। वो ऊर्जा जो कभी आकर्षण बनती है, कभी जुनून, कभी दर्द और कभी सृजन। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेक्स एनर्जी इज द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ ऑल जीनियसेस। और अब उसे एहसास हुआ, इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करना बल्कि उसे रचनात्मक दिशा देना ही असली कला है। वो अब हर भावना को अपने काम में हालने लगा। जब दिल में अकेलापन महसूस होता, वो कुछ नया डिजाइन बना लेता। जब मन किसी से जुड़ाव महसूस करता, वो उस एहसास को शब्दों और कोर में हाल देता। धीरे धीरे उसकी भावनाएं उसकी रचनात्मकता की जड़ बन गईं। एक दिन उसने अपने दोस्त नीरज से कहा, तुम जानते हो इंसान की सबसे गहरी ऊर्जा क्या है? वो जो उसे किसी और से जोड़ती है। अगर वही ऊर्जा हम अपने सपनों से जोड़ ले तो हम कुछ भी बना सकते हैं। नीरज मुस्कुराया, तो अब तू सिर्फ कोडर नहीं रहा, तू एक कलाकार बन गया है। आरव हंस पड़ा, लेकिन अंदर से उसे लगा, हाँ, वो सच कह रहा है। अब वो काम को सिर्फ पैसा या सफलता के लिए नहीं करता था, वो उसमें प्यार डालता था। हर बटन, हर लाइन, हर यूजर इंटरफेस उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब बनने लगा था। लोग अब कहते, तुम्हारा ऐप कुछ अलग महसूस होता है, जैसे उसमें जान है। और आरव सोचता, हाँ, क्योंकि उसमें मेरी भावनाएं हैं। वो ऊर्जा है जो भीतर से आती है। एक शाम जब वो अकेला बैठा था तो उसने अपनी डायरी में लिखा, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है अपने अंदर की आकर्षण शक्ति को सृजन में बदल देना। जो आग दिल में किसी के लिए जलती है, उसे अपने सपनों की रोशनी में बदल देना। उसने पाया कि अब वो ज्यादा शांत, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा सृजनशील हो गया है। वो अब किसी चीज से भागता नहीं था, बल्कि हर भावना का स्वागत करता था, क्योंकि उसे पता था कि हर भावना किसी नई रचना की शुरुआत हो सकती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑल ग्रेट लीडर्स, आर्टिस्ट्स, इन्वेंटर्स एंड थिंकर्स वर ड्रिवन बाय दिस एनर्जी, दे सिंपली लर्न्ड टू चैनल इट। अब आरव भी वही कर रहा था। उसने अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया, उन्हें दबाना नहीं। वो जान गया था कि हर इंसान के अंदर एक गहराई होती है जहां उसकी सच्ची रचनात्मक शक्ति छिपी होती है। बस उसे सही दिशा चाहिए।
उसका काम अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहा, वो एक अनुभव बन गया था। हर नई चीज में अब उसकी आत्मा झलकती थी। वो हर प्रोजेक्ट को एक प्रेम कहानी की तरह जीता था, जहां हर कोर की लाइन एक एहसास थी, हर लॉन्च एक धड़कन। धीरे धीरे उसका यह दृष्टिकोण उसकी पूरी टीम में फैल गया। अब हर कोई अपने काम को एक जुनून, एक भाव, एक आस्था की तरह करने लगा। किसी के चेहरे पर दबाव नहीं, बस प्रेरणा थी। हर मीटिंग में, हर विचार में एक सकारात्मक ऊर्जा बहती थी, जो सिर्फ मेहनत से नहीं, दिल से आती थी। एक दिन नीरज ने कहा, भाई, अब समझ आया कि तेरे अंदर ये आग कहाँ से आती है। तू अपने दिल को दबाता नहीं, तू उसे दिशा देता है। आरव मुस्कुराया, आंखों में चमक थी। हाँ, यही तो सीख है। भावनाएं कमजोरी नहीं होती, वो कच्चा माल होती है, बस उन्हें सही आकार देना होता है। उस रात जब वो फिर से बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर एक गर्माहट थी, एक स्थिरता, एक प्रवाह। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब समझ आया, सृजन कहाँ से आता है। वो दिल से आता है। जब हम अपनी भावनाओं को डर नहीं, दिशा देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर रचनात्मक शक्ति को सही दिशा देने के लिए आपके पास एक मजबूत सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन होना जरूरी है, उन अदृश्य शक्तियों के साथ जो आपको प्रेरित करती है। अब आरव की यात्रा बढ़ रही थी अगली सीढ़ी की ओर, जहां विचार, तरंगे और मानसिक संकेत सपनों को हकीकत में बदलने लगते हैं। 10वीं सीढ़ी, द मिस्ट्री ऑफ द ब्रेन, यानी मस्तिष्क का रहस्य। रात का तीसरा पहर था। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और हवा में ठंडक घुली थी। आरव अपने ऑफिस के बालकनी में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके दिमाग में सैकड़ों विचार चल रहे थे, किसी मीटिंग की रणनीति, किसी नई योजना की दिशा, और भीतर एक अनकहा सवाल, क्या हमारे विचार सिर्फ हमारे अंदर तक सीमित है? उसे याद आया, नेपोलियन हिल ने लिखा था, एवरी ह्यूमन ब्रेन इज बोथ अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर द वाइब्रेशन ऑफ थॉट। वो सोच में डूब गया। क्या वाकई हमारा दिमाग एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है? क्या जब हम किसी चीज को गहराई से चाहते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी सोच को सुनता है? उसे वो दिन याद आया जब उसने अपने प्रोजेक्ट की कल्पना पहली बार की थी। वो बस एक विचार था, लेकिन जैसे जैसे उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया, उसे ऐसे लोग, ऐसे मौके मिलने लगे, जो मानो कहीं से प्रकट हो रहे थे, जैसे दुनिया खुद उसकी सोच के साथ तालमेल बैठा रही हो। वो समझ गया, विचार सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है, और दिमाग उनका स्टेशन। उसने अपनी मेज पर बैठकर आंखें बंद की और महसूस करने लगा अपने विचारों का प्रवाह। हर सोच एक तरंग थी, कभी डर की, कभी उम्मीद की, कभी उत्साह की, और उसे महसूस हुआ कि जो सोच जितनी गहरी होती है, वो उतनी ही दूर तक जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, When you think with emotion, your brain vibrates at a higher frequency। यानी जब सोच भावना से जुड़ती है, तो वो साधारण नहीं रहती, वो रचनात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। आरव अब समझने लगा कि क्यों कुछ लोग अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल देते हैं, क्योंकि वो केवल सोचते नहीं, वो महसूस करते हैं। वो अपनी सोच को इतनी गहराई से जीते हैं कि मस्तिष्क उसे वास्तविकता मान लेता है। वो दिन रात ध्यान देने लगा, अपने विचारों पर, अपनी ऊर्जा पर। वो नकारात्मक सोच को पकड़कर कहता, तू नहीं चाहिए मुझे, और हर सकारात्मक सोच को दोहराता, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। धीरे धीरे उसका दिमाग बदलने लगा। वो अधिक शांत, लेकिन अधिक शक्तिशाली हो गया था। अब उसे निर्णय लेने में डर नहीं लगता था, क्योंकि उसका अवचेतन मन हर परिस्थिति में सही दिशा बताने लगा था। एक दिन उसकी टीम ने पूछा, यार, तू कैसे इतनी क्लैरिटी से सोच पाता है? आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं अपने दिमाग से नहीं, अपने विचारों की तरंगों से बात करता हूं। टीम हंसी, पर भीतर से प्रेरित हो गई, क्योंकि वो सब देख रहे थे। जब भी आरव किसी विचार को गहराई से सोचता, वो किसी न किसी रूप में हकीकत बन जाता था। कभी किसी नए क्लाइंट का ईमेल,
कभी अप्रत्याशित समर्थन, कभी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात। सब कुछ मानो किसी अदृश्य सूत्र से जुड़ा था। नेपोलियन हिल के शब्द उसके जेहन में गूंजते। Your brain can pick up other people's thoughts and amplify them, just as a radio receiver picks up signals. अब आरव ने समझ लिया था, दिमाग एक रेहे से नहीं, एक सेतु है इंसान और ब्रह्मांड के बीच। जब इंसान अपनी सोच को स्पष्ट करता है तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार संकेत भेजता है। वो अब हर सुबह कुछ मिनट ध्यान करता, अपनी सोचों को शांत करता और फिर सिर्फ एक बात दोहराता, मुझे वही मिलेगा जो मैं सोचता हूं। धीरे धीरे उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। टीम का माहौल सकारात्मक हो गया। हर मीटिंग में उत्साह, हर चुनौती में आत्मविश्वास। आरव अब केवल एक लीडर नहीं रहा, वो एक वाइब्रेशन सेंटर बन गया था जहां से सकारात्मक विचार फैलते थे। एक रात वो बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां उसकी ये यात्रा शुरू हुई थी। उसने पेड़ की जड़ में हाथ रखा और महसूस किया जैसे धरती की ऊर्जा भी उसके भीतर बह रही हो। वो मुस्कुराया और कहा, अब समझ आया, दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बना है, अपने अंदर से, दूसरों से और उस अनंत शक्ति से जो हमें जीवन देती है। हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे प्रकृति ने उसकी बात सुन ली हो। उस पल में उसे लगा सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां उसकी सोच के साथ है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, दिमाग की ये तरंगे तब सबसे शक्तिशाली बनती है जब वे जुड़ती है द सिक्स्थ सेंस से, एक ऐसी इंद्रिय जो इंसान को उसकी सीमाओं से परे देखने और महसूस करने देती है। अब आरव की यात्रा पहुंच चुकी थी अगली सीढ़ी पर, जहां इंसान सिर्फ सोचता नहीं बल्कि जानता है कि क्या सही है। 11वीं सीढ़ी, द सिक्स्थ सेंस यानी अंतर्ज्ञान की शक्ति। रात के उस सन्नाटे में जब सब कुछ ठहरा हुआ था, आरव अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, जैसे हर बल्ब में एक विचार छिपा हो, कहीं उम्मीद का, कहीं संघर्ष का। लेकिन उसके भीतर कुछ अलग चल रहा था, एक अनकही आवाज जो शब्दों में नहीं, एहसासों में बोल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। उसके भीतर कोई था जो कह रहा था, आरव रुक जा, ये रास्ता नहीं। या कभी कहता, आगे बढ़, अब यही वक्त है। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, पर बार बार जब भी उसने उस आवाज को सुना, वो हमेशा सही निकली। कभी बिजनेस निर्णयों में, कभी रिश्तों में, कभी जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में। नेपोलियन हिल ने कहा था, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड which has been referred to as the creative imagination. It is the receiving set through which ideas, plans and thoughts flash into the mind. यानी जब इंसान का मन और आत्मा एक लय में आ जाते हैं तो वो उस अदृश्य मार्गदर्शन को महसूस कर सकता है जो ब्रह्मांड हर पल भेजता रहता है। आरव को वो पल याद आया जब उसे अपनी कंपनी का सबसे बड़ा प्रस्ताव मिला था। कागज पर सब परफेक्ट लग रहा था, लाभ, साझेदारी, विस्तार, सब कुछ। लेकिन भीतर कुछ कह रहा था, ना। कोई तर्क नहीं था, कोई कारण नहीं, बस एक एहसास। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। सबने कहा, ये तो पागलपन है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही कंपनी धोखाधड़ी में फंस गई। तब आरव ने महसूस किया, ये कोई जादू नहीं था, ये अंतर्ज्ञान था। वो आवाज जो तब सुनाई देती है जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। उसने सोचना शुरू किया, क्यों ये आवाज कुछ लोगों को साफ सुनाई देती है और बाकी लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस कम्स ओनली थ्रू मेडिटेशन, थ्रू पीस ऑफ माइंड, थ्रू अ प्योरिफाइड स्पिरिट फ्री फ्रॉम फियर एंड डाउट। आरव ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो आंखें बंद करता, सांसों की लय महसूस करता और अपने भीतर की दुनिया में उतर जाता। धीरे धीरे विचारों का शोर थमने लगा और फिर वो आवाज, धीमी लेकिन स्पष्ट, अब सही समय है। वो अब हर निर्णय से पहले अपने भीतर की उस खामोशी को सुनता, कभी कुछ सेकंड,
कभी कुछ मिनट, पर जवाब हमेशा वही आता जो आगे चलकर सही साबित होता। एक शाम जब वो अपने ऑफिस के कॉरिडोर से गुजर रहा था, उसने अपने असिस्टेंट को देखा जो उदास बैठा था। बिना कुछ पूछे वो उसके पास गया और बोला, घर जाओ, किसी को तुम्हारी जरूरत है। असिस्टेंट चौंका, सर आप कैसे जाने? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा। दिल ने कहा। बाद में पता चला कि उसके पिता को अचानक हार्ट अटैक आया था और ठीक उसी समय आरव ने उसे जाने को कहा था। वो दिन आरव के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसे एहसास हुआ, अंतर्ज्ञान केवल निर्णय लेने का साधन नहीं, ये प्रेम, संवेदना और ऊर्जा का मार्ग है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, थ्रू द सिक्स्थ सेंस यू रिसीव वार्निंग्स ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर एंड द इंस्पिरेशन टू सीज अपॉर्चुनिटीज। आरव ने इस शक्ति को अब अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी टीम के लिए भी ध्यान और आत्मसंवाद के सत्र आयोजित करने लगा। वो कहता, बिजनेस सिर्फ दिमाग से मत चलाओ, दिल और आत्मा से जोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें बताएगा कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए बना है। अब उसकी कंपनी सिर्फ एक संस्था नहीं रही, वो एक एनर्जी फील्ड बन गई थी जहां हर व्यक्ति की सोच, हर निर्णय, हर प्रयास एक ही दिशा में प्रवाहित था, सकारात्मकता की दिशा में। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब सोचता नहीं, मैं सुनता हूं, अपने भीतर से आने वाली उस आवाज को जो हमेशा सही राह दिखाती है। उसने कलम रखी और आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से निकलती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुस्कुराया, जैसे खुद ब्रह्मांड ने कहा हो, अब तू समझ गया है। लेकिन आरव को अब यह नहीं पता था कि इस अंतर्ज्ञान की शक्ति के साथ आती है एक सबसे गहरी परीक्षा, जब डर, अहंकार और लालच फिर से सिर उठाते हैं। नेपोलियन हिल की अगली सीढ़ी में वह जाने वाला है जहां जीतना आसान नहीं होता, क्योंकि दुश्मन न बाहर होता है बल्कि भीतर। 12वीं सीढ़ी, फियर मतलब भय के 6 भूत। सुबह का समय था। आरव अपने दफ्तर में अकेला बैठा था। सफलता की सीढ़ियां उसने चढ़ ली थीं। टीम मजबूत, बिजनेस स्थिर, नाम प्रसिद्ध। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। दिल भारी था और मन में बेचैनी थी। वो सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ये खालीपन क्यों? उसी पल उसे याद आया नेपोलियन हिल का वाक्य, बिफोर यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड आउटसाइड, यू मस्ट कॉन्कर द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर विद इन। वो समझ गया, अब वक्त है भीतर के उन भूतों का सामना करने का जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उसका विश्वास, छीन लेते हैं। उसने आंखें बंद कीं और देखा, अपने भीतर जैसे अंधेरा फैल गया हो और उस अंधेरे से 6 छायाएं उभर आईं, हर एक अलग रूप में, लेकिन सब उसी के हिस्से थे। पहला भूत, गरीबी का डर। उसने खुद को देखा, बचपन का वो आरव जो अपने पिता की असफलता देखकर डर गया था, जिसे लगता था कि अगर मेहनत छोड़ी तो सब खो जाएगा। वो दौड़ रहा था, बिना रुके, बिना सांस लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कमी का डर था। आरव ने उस बच्चे को देखा और कहा, तू अब अकेला नहीं है। हमने कमी से सीखा है, लेकिन अब डर से नहीं जिएंगे। वो छाया मुस्कुराई और धीरे धीरे मिट गई। दूसरा भूत, आलोचना का डर। उसने देखा, भीड़ के बीच खड़ा वो युवा आरव जो अपने आइडिया पर हंसी सुनकर चुप हो गया था, जिसने अपने सपनों को दबा दिया था सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। वो उसके पास गया और बोला, अगर सबकी सुनता तो आज यहां न होता। अब मुझे केवल अपने भीतर की आवाज सुननी है। भीड़ की आवाजें थम गईं। वो भूत धुएं की तरह गायब हो गया। तीसरा भूत, बीमारी का डर। उसने खुद को देखा, जब काम के तनाव में वो शरीर को नजरअंदाज कर चुका था, हर दर्द को नजरअंदाज करते हुए कहता, टाइम नहीं है। लेकिन वो डर भीतर पल रहा था, अगर बीमार पड़ा तो सब खत्म। उसने खुद से कहा, अब मैं अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी स्वस्थ रखूंगा, क्योंकि असली सेहत मन में बसती है। धीरे धीरे वो भूत भी धुंध में खो गया। चौथा भूत,
प्यार खोने का डर। उसे अपनी पुरानी प्रेम कहानी याद आई, जहां उसने किसी को खो दिया था। क्योंकि काम और महत्वाकांक्षा के बीच वो रिश्ते भूल गया था, तब से उसके भीतर एक दीवार बन गई थी। वो किसी को अपने करीब आने नहीं देता था। अब उसने आंखें बंद कर कहा, प्यार खोने का डर, प्यार न महसूस करने से बड़ा नहीं है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और वो भूत भी हवा में घुल गया। 5वां भूत, बुढ़ापे का डर। आरव ने खुद को आईने में देखा। बालों में कुछ सफेदी, आंखों के नीचे हल्की रेखाएं। एक हल्की आवाज आई, अब क्या फायदा, उम्र निकल गई। आरव मुस्कुराया और बोला, जो सोचता है कि अब देर हो गई, वो असल में कभी जिया ही नहीं। मैं हर उम्र में नया बन सकता हूं। और वो आवाज भी शांत हो गई। 6ठा भूत, मौत का डर। सबसे गहरी छाया, सबसे भारी। वो धीरे धीरे पास आई और बोली, मुझसे सब डरते हैं। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तू अंत नहीं, परिवर्तन है। तू डर नहीं, याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर पल को जीना है। वो छाया मुस्कुरा कर विलीन हो गई। अचानक सन्नाटा छा गया। कमरे की हवा हल्की लगने लगी। आरव ने महसूस किया, उसके भीतर एक अद्भुत शांति है। अब कोई डर नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ एक साफ, उजली चेतना। नेपोलियन हिल के शब्द उसके मन में गूंजे। Fear is only a state of mind, and the mind can be controlled and directed. आरव अब समझ गया, अमीर वो नहीं होता जिसके पास दौलत है, बल्कि वो जिसने अपने डर पर जीत पा ली है। वो खड़ा हुआ, बालकनी में गया, आसमान की ओर देखा। सूरज उग रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरे भीतर कोई भूत नहीं, सिर्फ विश्वास है। लेकिन इस यात्रा की आखिरी सीढ़ी सबसे गहरी और सबसे सच्ची है, जहां इंसान समझता है कि अमीर होना मतलब सिर्फ धन नहीं, बल्कि आत्मा की आजादी है। अब आरव पहुंच चुका है अंतिम सीढ़ी पर, जहां हर सपना, हर संघर्ष और हर आंसू एक अर्थ पा जाता है। 13वीं सीढ़ी, द डोर टू रिचेस, यानी आत्मिक अमीरी का द्वार। सालों की मेहनत, असफलताएं, सीख और आत्मयुद्धों के बाद आरव अब उसी जगह खड़ा था जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वो पुराना बरगद का पेड़, जिसकी छाया में उसने पहला सपना देखा था। कभी वो इस पेड़ के नीचे बैठकर दौलत और सफलता की कल्पना किया करता था, और आज वो सब उसके पास था। कंपनी विश्व स्तर पर पहुंच चुकी थी। लाखों जिंदगियां उसकी सोच से बदली थीं। नाम, शोहरत, सम्मान, सब कुछ। लेकिन आज वो मुस्कुराकर बोला, असल अमीरी तो अब समझ आया है। वो जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की, और जीवन के सारे पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे। वो रातें जब वह अकेले अपने सपनों से बातें करता था, वो असफलताएं जो उसे तोड़ गईं, और वो लोग जिन्होंने उसका साथ छोड़ा, पर अनजाने में उसे खुद से मिलवा दिया। नेपोलियन हिल के शब्द उसके भीतर गूंजे, Riches begin with a state of mind. Wealth is not measured in money, but in peace, harmony, and purpose. आरव ने महसूस किया, अब उसका मन शांति से भरा है। वो अब दौड़ नहीं रहा, वो बस बह रहा है, जीवन की लहरों के साथ, बिना प्रतिरोध, बिना डर। वो सोचने लगा, सच्ची अमीरी क्या है? वो सुबह की शांति है, जब आत्मा मुस्कुराती है। वो रात की नींद है, जब मन संतोष से भरा होता है। वो आंसू है जो दर्द से नहीं, कृतज्ञता से बहते हैं। वो लोग हैं जो उसके जीवन में आकर उसकी आत्मा को बड़ा बना गए। उसे याद आया, जब वो फेथ की सीढ़ी पर चढ़ा था, कैसे यकीन ने उसे अंधेरे से बाहर निकाला। फिर परसिस्टेंस ने उसे ठोकरों से मजबूत बनाया। इमेजिनेशन ने उसे सपने दिए। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ने दिशा दी, और दी सिक्स्थ सेंस ने उसे अपनी आत्मा से जोड़ा। हर सीढ़ी ने उसे भीतर से गढ़ा। अब उसे समझ आया, यह यात्रा अमीरी पाने की नहीं थी, बल्कि अमीरी बनने की थी। क्योंकि जब इंसान अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, अपने डर को जीत लेता है,
और अपने उद्देश्य को पा लेता है तो वो खुद चलती फिरती दौलत बन जाता है। आरव ने धीरे से आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें पेड़ की पत्तियों से झांक रही थीं। हर किरण उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, तू पहुंच गया है। वो मुस्कुराया और बोला, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपनी सबसे बड़ी दौलत हूं। वो उठा, पेड़ की जड़ों को छुआ और एक हल्की हवा उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे वो सारी सिया, डिजायर, फेथ, ऑटोसजेशन, सबकॉन्शियस माइंड, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, persistence, mastermind, sex transmutation, brain, sixth sense, fear, सब एक साथ उसके भीतर समा गई हो। अब आरव वो इंसान नहीं रहा जो धन की खोज में निकला था। अब वो एक ऐसा प्रकाश बन चुका था जो दूसरों के भीतर छिपी अमीरी को जगाने वाला था। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि आत्मा का विकास है। अमीरी कोई वस्तु नहीं, बल्कि सोच का स्तर है। और जिसने खुद को जीत लिया, उसने दुनिया जीत ली। उसने कलम रखी, गहरी सांस ली और आंखें बंद कीं। उस पल में न कोई इच्छा थी, न कोई भय, सिर्फ एक अनंत शांति। वो समझ गया। नेपोलियन हिल सही कहते थे, द डोर टू रिचेस इज नॉट फाउंड इन द आउटर वर्ल्ड, इट ओपन्स विद इन यू। The moment you realize, you already possess everything you seek. बरगद के पत्ते हवा में सरसराने लगे, जैसे प्रकृति ने भी उसकी उपलब्धि पर ताली बजाई हो। आरव उठ खड़ा हुआ, आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। धन्यवाद जीवन, तूने मुझे अमीरी का असली अर्थ सिखा दिया। दोस्तों, नेपोलियन हिल की ये 13 सिया सिर्फ धन कमाने की राह नहीं है, ये आत्मा के जागरण की यात्रा है। हर सीढ़ी हमें सिखाती है कि असली दौलत वो नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वो है जो हम बन गए हैं। क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो ब्रह्मांड उसकी जेब में नहीं, उसके भीतर बस जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच, अब समझ आया। ग्रो रिच का मतलब है पहले खुद में ग्रो कर